Hello friends and welcome to Pendulum Media. Today we will be discussing daily current affairs of 5 October 2020. And friends, कल ही UPSC prelims GS का जो है पेपर हुआ है एंड पेपर 1 और पेपर 2 की जो आंसर की है वो हमने वेबसाइट पे भी डाली हुई और उससे रिलेटेड जो वीडियो है वो भी हमने यूट्यूब पे डाला है, तो आप हमारे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। और साथ ही जो डिटेल्ड एनालिसिस है पूरे पेपर की एंड साथ ही जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसका भी एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। जिन्होंने अपने आंसर्स चेक नहीं किए हैं वो अपने आंसर्स चेक कर ले और उसके हिसाब से अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। एंड दोज हू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल पेंडुलम मीडिया, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज क्या है। द फर्स्ट इज 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी और गांधी जयंती वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर, क्योंकि गांधी जी का जो जन्म है वो पोरबंदर में हुआ था 2 अक्टूबर को। एंड ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। ही वॉज अ लॉयर, पॉलिटिकल एथिसिस्ट, एक्टिविस्ट एंड अ राइटर। और वो जो है सत्याग्रह और अहिंसा के प्रबल अनुयायी थे। ही वॉज द आर्डेंट फॉलोअर ऑफ सत्याग्रह एंड अहिंसा। एंड ये जो दिन है इसको गांधी जयंती के रूप में भारत में मनाया जाता है, जो बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी की, और वर्ल्ड वाइड इसको इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी के द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्क्स थे वो थे हिंद स्वराज उनके द्वारा लिखी गई थी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वॉज रिटन बाय हिम, दिस वॉज द बुक। एंड एक गुजराती न्यूज़पेपर हरिजन स्टार्ट किया गया था उनके द्वारा, एंड एक इंग्लिश न्यूज़पेपर यंग इंडिया भी गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। उन्होंने 1932 में हरिजन सेवक संघ की जो है स्थापना की। टाइम्स मैगजीन नेम्ड महात्मा गांधी एज द मैन ऑफ द ईयर इन 1930। एंड ये जो हरिजन सेवक संघ है ये आपको मैंने बताया था कि जब येरवाड़ा जेल में गांधी जी फास्टिंग कर रहे थे उस दौरान जो है ये चीज हुई थी, क्योंकि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931 का उसमें कम्युनल अवार्ड दिया गया था फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, एंड उसी को प्रोटेस्ट करने के लिए जो है यहाँ पर गांधी जी ने जो है फास्टिंग की इन द यरवाड़ा जेल ऑफ पुणे। एंड उसके चलते ही हरिजन सेवक संघ जो स्थापित किया गया। एंड फाइनली मूना पैक्ट साइन हुआ और गांधी जी ने अपना जो फास्टिंग है वो खत्म किया। क्वेश्चन आपके लिए, इन द ईयर 2020 इट वाज द डैश बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। वर्ष 2020 में ये महात्मा गांधी की डैश जयंती थी। 150th, 151st, 152nd एंड 153rd। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 151st। नेक्स्ट इज birth anniversary of Lal Bahadur Shastri was celebrated on 2 October as he was born on 2 October 1904 in Mughal Sarai। वो प्रधानमंत्री थे, दूसरे प्रधानमंत्री थे भारत के। एंड ही ऑल्सो सर्व्ड एज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ रेलवेज। और उन्होंने बहुत ही फेमस नारा दिया था, आप सबको याद होगा, जय जवान जय किसान इन 1965, क्योंकि उस दौरान जो है सोल्जर्स को सशक्त करने की आवश्यकता थी, इंडियन आर्मी को मोटिवेट करने की आवश्यकता थी, क्योंकि तब वॉर चल रहा था। एंड साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर की जो स्थिति थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, उसको बेहतर करने के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट करने के लिए जय किसान कहा गया। यानी कि बॉर्डर पर जवान और देश में किसान को बढ़ावा देने से ही जो है देश की प्रगति होगी। इसी को चलते हुए, इस चीज को दिमाग में रखते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। He promoted white revolution to increase the production of milk in the country and also green revolution. He was awarded भारत रत्न posthumously in 1966। उनको 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वो पहले व्यक्ति बने थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए Who became the first person to be awarded भारत रत्न posthumously, तो आपका आंसर होना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री। काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर रखे गए, जैसे लबासना अकेडमी जो है मसूरी में, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर जो भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करते हैं उसके बाद उनकी वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है उनको। लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एटसेट्रा।
क्वेश्चन है, he was the second Prime Minister of India. He also served as the Minister of External Affairs, Minister of Home Affairs and Minister of Railways. He was awarded the Bharat Ratna posthumously in 1966 and became the first person to be awarded Bharat Ratna posthumously. वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने विदेश मंत्री, गृह मंत्री और रेल मंत्री के रूप में भी कार्य किया। उन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया और वे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति बने। So which of the following personalities has been described in the above given passage? ऊपर दिए गए अंश में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है? लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी एंड वीवी गिरी। बहुत इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट इज वर्ल्ड नेचर डे, जो है हर वर्ष 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहला वर्ल्ड नेचर डे 3 अक्टूबर 2010 में मनाया गया था एंड इस डे को वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, उसने इस डे को फाउंड किया था। एंड द डे एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ नेचर, द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो जो प्रकृति की स्थिति है और जो क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो भी चुनौतियां हैं उन सब के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस जो है मनाया जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड नेचर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश। विश्व प्रकृति दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है। 20 जुलाई, 21 अगस्त, 4 नवंबर एंड 3 अक्टूबर। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 3 अक्टूबर। नेक्स्ट इज, this is very important, National Crime Records Bureau NCRB has released the annual Crime in India 2019 report and the report is being published since 1953. तो NCRB ने एक एनुअल क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट जारी की है और ये जो रिपोर्ट है ये 1953 से पब्लिश की जा रही है और इस वर्ष यानी कि 2019 का जो ये एडिशन है ये 66th एडिशन है इस रिपोर्ट का। इसमें कुछ मेजर हाइलाइट्स जो देखे गए, क्योंकि क्राइम इन इंडिया के बारे में है तो क्राइम से रिलेटेड कुछ यहाँ पर हाइलाइट्स हैं रिपोर्ट्स की, जिसमें बीच में से क्वेश्चन स्टेटमेंट उठा के क्वेश्चन बनाया जा सकता है और जो भी पीसीएस का मेंस देने वाले हैं या फिर और किसी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी का मेंस देने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है इस तरह के डेटा। अगर आप अपने आंसर्स में लिखते हैं मेंस के तो काफी एफिशिएंट रहता है, आपको अच्छा स्कोर मिलने के चांसेस रहते हैं। So there has been an increase in crime against scheduled caste over 7% and scheduled tribes in 2019 compared to 2018। तो 2018 से अगर हम कंपेयर करें तो 2019 में शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं उसमें 7% की वृद्धि हुई है, वहीं शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट जो क्राइम है उसमें 26% की वृद्धि देखी गई है। उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है इन द टर्म्स ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट एससीज फॉलोड बाय राजस्थान एंड बिहार। तो एससी के खिलाफ यानी कि अनुसूचित जातियों के खिलाफ जो अपराध के मामले हैं वो सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। इसके बाद राजस्थान और बिहार का नंबर आता है एंड इसी तरह से जो क्राइम्स अगेंस्ट एसटी हैं यानी कि अनुसूचित जनजातियों के अगेंस्ट जो भी क्राइम्स किए गए हैं उसमें मध्य प्रदेश ने टॉप किया है, देन फॉलोड बाय राजस्थान एंड ओडिशा। अगर हम महिलाओं के प्रति अत्याचार देखें, एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन की अगर हम बात करें तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैज शोन एन इंक्रीज ऑफ 7.3% इन 2019। 2019 में महिलाओं पे जो के खिलाफ जो अपराध के मामले हैं उसमें 7.3% की वृद्धि देखी गई है। यहाँ पर जो राजस्थान है उसमें सबसे ज्यादा जो रेप के केसेस हैं वुमेन के बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट वो नोट किए गए हैं इन 2019 फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। उसी तरह एसटी वुमेन के जो रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हुए हैं, देन फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। एंड जो मेजॉरिटी ऑफ क्राइम्स है अगेंस्ट वुमेन वो उनके लिए जो रीजंस रहे हैं वो है cruelty by husband or his relatives, assault on women with intent to outrage her modesty, kidnapping and abduction of women and rape। तो पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता,
महिलाओं की इज्जत पर हमले के इरादे, महिलाओं के अपहरण और बलात्कार से रिलेटेड जो मामले हैं वो सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। साइबर क्राइम्स की हम बात करें तो साइबर क्राइम्स जो है 63.5% बढ़ गए हैं 2019 में इन कंपैरिजन टू 2018। तो साइबर सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है और साइबर अपराध जो है ये बढ़ता जा रहा है। तो इसमें जो सरकार को और ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है और लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि किस तरह से कौन कौन से टाइप के साइबर क्राइम्स होते हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए, वो सभी उसके लिए कार्य करना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करने चाहिए। द मोटिव्स बिहाइंड साइबर क्राइम्स वर फ्रॉड, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड कॉजिंग डिसरेप्यूट। तो देखा गया कि जितने भी साइबर अपराध हो रहे हैं उनके पीछे 2-3 मोटिव्स रहे हैं, जैसे धोखाधड़ी, यौन शोषण या फिर किसी का तिरस्कार करना। कॉग्निजेबल क्राइम्स इंक्रीज्ड बाय 1.6% इन 2019। जो संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध में 1.6% की वृद्धि देखी गई है, जिसमें आईपीसी वाले जो क्राइम है वो भी शामिल है और साथ ही स्पेशल एंड लोकल लॉज क्राइम है वो भी शामिल है। एनसीआरबी की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 1986 में हुई एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में स्थित है। 2017 में एनसीआरबी ने नेशनल डिजिटल पुलिस पोर्टल जो है वो लॉन्च किया था। करंट डायरेक्टर एनसीआरबी के रामपाल पवार हैं, ठीक है। और कौन कौन सी जो रिपोर्ट्स हैं वो एनसीआरबी पब्लिश करता है एनुअली। एक तो रिपोर्ट है क्राइम इन इंडिया, ये रिपोर्ट एनुअली पब्लिश की जाती है एनसीआरबी के द्वारा। एक है एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया, ओके। एक ये रिपोर्ट है जो एनुअली रिलीज की जाती है एनसीआरबी के द्वारा। एंड एक है प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, ओके। सो दीज आर द 3 रिपोर्ट्स व्हिच आर रिलीज्ड एनुअली बाय एनसीआरबी, ठीक है। तो एनसीआरबी बेसिकली ये सब जो डेटा होता है रिलेटेड टू क्राइम्स एंड सुसाइड्स, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स, तो सबसे रिलेटेड जो भी डेटा होता है उसका जो है पूरा रिकॉर्ड एनसीआरबी के पास रहता है। क्वेश्चन आपके लिए, हु पब्लिशेस द क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट एनुअली? भारत में प्रतिवर्ष अपराध की रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, नीति आयोग, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। Next is Decade of Healthy Aging 2020 to 2030 was launched on International Day of Older Persons। तो 1 अक्टूबर को हर वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस जो है मनाया जाता है। और इसी अवसर पर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग यानी 2020 से लेकर 2030 तक का जो डेकेड है उसको लॉन्च किया। एंड इस इनिशिएटिव का जो एम है वो यही है कि जो भी एल्डरली लोग हैं, जो भी वृद्ध लोग हैं, उनसे जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनको मेन स्ट्रीम किया जाए, मुख्यधारा में लाया जाए। और इस तरह के जो है वेज ढूंढने चाहिए ताकि जो भी सर्विसेज हैं उनको उसकी क्वालिटी सर्विसेज डिलीवर की जाए, ठीक है। फरवरी 2020 में जो 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की असेंबली है, दैट डिसाइडेड टू लॉन्च द डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग। हेल्दी एजिंग यानी कि डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द फंक्शनल एबिलिटी दैट इनेबल्स वेलबीइंग इन ओल्डर एज। स्वस्थ वृद्धावस्था यानी कि कार्यात्मक क्षमता को बनाए रखना ताकि बुढ़ापे में सेहत सही रहे। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हमारे भारत में 10.38 करोड़ पीपल हैं जो 60 या 60 से ऊपर की एज के हैं, which constitutes 8.57% of the total population। और वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो ओल्ड एज पॉपुलेशन जो है एक्सपेक्टेड है टू इंक्रीज फ्रॉम 1 बिलियन इन 2019 टू 1.4 बिलियन बाय द एंड ऑफ 2030। तो इसीलिए पॉपुलेशन ये बढ़ने ही वाला है आने वाले समय में। तो जरूरत है कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस किया जाए और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को आइडेंटिफाई किया जाए।
क्वेश्चन है डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग डैश वाज लॉन्च्ड ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस। स्वस्थ व्यक्तियों का दशक डैश अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर शुरू किया गया। 2010 to 2020, 2015 to 2025, 2020 to 2030, 2025 to 2035. So what will be the correct answer for this? Option C is the correct answer. Next is a World Postcard Day. पहला वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे जो है वो 1 अक्टूबर 2020 को सेलिब्रेट किया गया। सो आपके इम्पोर्टेंट डे में एक और डे ऐड हो गया है, वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे, जो 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा। एंड दिस फर्स्ट पोस्ट कार्ड रिकमेंडेड, जो पूरे विश्व का पहला पोस्ट कार्ड था वो डॉक्टर इमैनुअल हरमन के द्वारा जो है रिकमेंड किया गया था। उसको स्टार्ट किया गया था 1 अक्टूबर 1869 में, और उसी दिन को याद करने के लिए 1 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे मनाया जा रहा है। इंडिया में सेलिब्रेशंस हुए थे। ऑन दिस ओकेजन चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ उड़ीसा सर्कल रिलीज्ड अ पिक्चर पोस्ट कार्ड नेम जौ कांधेई। सो जौ कांधेई जो है ये पोस्ट कार्ड, पिक्चर पोस्ट कार्ड जो है ये लॉन्च किया गया उड़ीसा सर्कल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा। एंड सिमिलरली महाराष्ट्र सर्कल ऑफ इंडिया पोस्ट रिलीज्ड पिक्चर पोस्ट कार्ड नेम सावंतवादी टॉयज। अब ये जो दो टॉयज थे, जो टेराकोटा टॉयज हैं, इनके बारे में जो है ये पोस्ट कार्ड रिलीज किए गए। इसका रीजन ये था क्योंकि जो थीम चूज की गई थी इंडिया के लिए वो था ट्रेडिशन टॉयज ऑफ इंडिया, क्योंकि जो भी आर्टिजन्स हैं भारत के जो ट्रेडिशनल टॉयज बनाते हैं उनको प्रमोट करना था। तो उसको प्रमोशन करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है कि इंडियन पोस्ट के जो डिफरेंट सर्कल्स हैं उन्होंने इस तरह के पोस्ट कार्ड रिलीज किए। जौ केंधई या फिर जो कोंधई ये ट्रेडिशनल टेराकोटा डॉल है विच इज मेड इन बालासोर उड़ीसा, और ये यूजुअली जो है न्यूलीवेड्स कपल को जो है गिफ्ट किया जाता है। ठीक है, और सावंतवादी टॉयज कौन से हैं? दीज आर दी हैंडमेड वुडन टॉयज विच आर क्राफ्टेड बाय चित्तारी कम्युनिटी इन सावंतवादी महाराष्ट्र। ठीक है, तो चित्तारी कम्युनिटी के द्वारा ये बनाए जाते हैं सावंतवादी टॉयज। तो आपको हो सकता है कि पूछ लिया जाए आपकी कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, तो इस तरह से दे सकते हैं कि जौ कांधेई दे दिया एंड इस तरह से, और यहाँ पर स्टेट्स के नाम दे दिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मध्य प्रदेश लिख दिया, ओके, एंड देन आपसे सावंतवादी लिखा एंड देन उन्होंने उड़ीसा लिख दिया, और आपसे पूछेंगे कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। इस तरह से क्वेश्चन इसमें बन सकता है। ओके, डेल्टियोलॉजी क्या है? कलेक्शन स्टडी ऑफ पोस्ट कार्ड्स को डेल्टियोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, जो कांधेई इज अ ट्रेडिशनल टेराकोटा डॉल मेड इन विच स्टेट? जो कांधेई किस राज्य में बनी एक पारंपरिक टेराकोटा गुड़िया है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका एंड ओडिशा। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? The correct answer will be option D, that is Odisha. Next is exercise Bongo Sagar, a bilateral naval exercise between India and Bangladesh has commenced in Bay of Bengal. तो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में एक नौसैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश की नेवी के बीच में हुआ। उसका नाम बोंगो सागर था एंड ये सेकेंड एडिशन था इस बायलैटरल एक्सरसाइज का। लास्ट ईयर 2019 में इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो हुआ था। The objective of this exercise is to develop interoperability and joint operation skills between the navies of the two countries. तो इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच अंतर और संयुक्त संचालन कौशल विकसित करना है। भारत की ओर से इसमें आईएनएस किल्तन और आईएनएस कुर्की ने पार्टिसिपेट किया, और बांग्लादेश की तरफ से जो है उनका जो शिप है अबू बकर और बीएनएस प्रोतोय, इसने पार्टिसिपेट किया। ये एडिशन सिग्निफिकेंट था क्योंकि ये जो एक्सरसाइज हेल्ड हुई थी, वाज हेल्ड ऑन द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो कि फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं बांग्लादेश के। वो बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट थे और उसके बाद उन्होंने एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश भी सर्व किया, तो इसीलिए ये इवेंट काफी इम्पोर्टेंट था। थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन एंड बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट इन द नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल वाज हेल्ड फ्रॉम 4 to 5 अक्टूबर। तो ये जो थर्ड एडिशन है इंडिया बांग्लादेश नेवी कॉर्पेट का, ये 4 to 5 अक्टूबर में हेल्ड किया जा रहा है एंड ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज
यूनिट्स विल कंडक्ट जॉइंट पेट्रोलिंग अलोंग द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। तो इस अभ्यास के दौरान इकाइयां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ संयुक्त गश्त करेंगी। क्वेश्चन है आपके लिए, एक्सरसाइज बोंगो सागर बीइंग हेल्ड इन द बे ऑफ बंगाल इज अ डैश। बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाने वाला अभ्यास बोंगो सागर एक डैश है। बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एंड बायलैटरल एरियल एक्सरसाइज। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज। ये एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। Next is, this is very important news. Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the longest road tunnel of the world at an altitude of above 3000 meters, Atal Rohtang Tunnel in Himachal Pradesh। तो प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग का उद्घाटन किया है, जिसका नाम अटल सुरंग है। इस अटल टनल की कुछ खासियत देखते हैं। इट इज अ 9.02 किलोमीटर लॉन्ग ऑल वेदर टनल। ये हर मौसम में चलने वाला टनल होगा जो मनाली को लाहौल स्पीति वैली से कनेक्ट करेगा। एंड अभी तक क्या होता था कि 6 महीने के लिए वो रास्ता बंद रहता था बर्फबारी की वजह से, लेकिन अभी ये ऑल वेदर टनल की वजह से ये रास्ता काफी आसान हो जाएगा। ये ऑल वेदर टनल है एंड वहां पर काफी जो है इंजीनियरिंग, अच्छी से इंजीनियरिंग की गई है। वहां पर जगह जगह पे टेलीफोन बूथ्स लगाए गए हैं ताकि जो है अगर इमरजेंसी हो तो कॉल की जा सके। हर थोड़ी दूरी पर प्रॉपर वेंटिलेशन है एंड कैमरास भी लगे हुए हैं, और अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंट फटाफट से वहां पर इस तरह के सेंसर्स लगे हुए हैं कि इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो काफी हाई एंड टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, अल्ट्रा मॉडर्न स्पेसिफिकेशन से बनाया गया है। ये हॉर्स शू शेप है और सिंगल ट्यूब डबल लेन ये टनल है एंड इट इज द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड टनल इन द वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे ऊंची ये सुरंग है। इट इज बिल्ट इन द पीर पांजल रेंज ऑफ हिमालयास एट द हाइट ऑफ 10,000 फीट फ्रॉम द मीन सी लेवल। ये हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में निर्मित है जो समुद्र के मध्य स्तर से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। इट विल रिड्यूस द रोड डिस्टेंस बिटवीन मनाली एंड लेह बाय 46 किलोमीटर्स। यह मनाली और लेह के बीच सड़क की दूरी को 46 किलोमीटर कम कर देगा। The construction of this tunnel started on 3rd June 2000 when Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister of India। तो इस सुरंग का जो निर्माण है वो 3 जून 2000 को शुरू हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। पहले जो है मनाली और लेह तक जाने के लिए जो समय था वो 5 से 6 घंटे लगते थे, लेकिन अब इस टनल की वजह से कुछ ही टाइम में जो है वहां पर पहुंच जाएंगे। सेल हैज सप्लाइड द मेजॉरिटी ऑफ स्टील, मतलब 15,000 टन के करीब इसमें स्टील लगा था। उसमें से 9,000 टन जो स्टील है वो सेल के द्वारा प्रोवाइड किया गया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अटल टनल। तो ये कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है भारत की। इट इज अ महारत्न PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड इट्स करंट चेयरमैन इज अनिल कुमार चौधरी। वर्तमान अध्यक्ष इसमें अनिल कुमार चौधरी हैं और इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम क्या है? पीर पांजल टनल, अटल टनल, न्यू कटराज टनल एंड छिनानी नशरी टनल। सो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अटल टनल। ये जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पर ये रखा गया है। इसको अटल रोहतांग टनल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अब कुछ न्यूज है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। मिस एस अपर्णा हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। वो 1988 बैच की IAS ऑफिसर है गुजरात कैडर की एंड उन्होंने अभी डॉक्टर PD वघेला को रिप्लेस किया है, जिनको अपॉइंट कर दिया गया है एज द चेयरमैन ऑफ ट्राई। ठीक है, ये न्यूज हमने पढ़ी थी अभी कुछ दिन पहले।
She had worked in the various departments of center and state on several important posts. ये फोटो देख सकते हैं, ये एस अपर्णा है, इनको अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, ये 2008 में स्टैब्लिश हुआ था, स्थापित किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत कार्य करता है एंड इट वर्क्स टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ हाई पोटेंशियल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। एंड मिनिस्टर कौन है केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के? डीवी सदानंद गौड़ा। क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स? फार्मास्यूटिकल विभाग में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली घोषाल, एस अपर्णा, अवनी चतुर्वेदी एंड दुर्गा शक्ति नागपाल। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एस अपर्णा। Next is Air Marshal R.J. Duckworth has assumed the charge of Air Officer in Charge Personnel at Air Headquarters. Air Marshal R.J. Duckworth ने वायुसेना मुख्यालय में वायु भवन के प्रभारी कार्मिक का पदभार संभाल लिया है। 29 मई 1983 को भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू पायलट के रूप में उनको नियुक्त किया गया था एंड 2008 में उन्होंने विशिष्ट सेवा मेडल भी जीता है। इंडियन एयरफोर्स की हम बात करें तो ये 8 अक्टूबर 1932 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इसीलिए हर वर्ष एयरफोर्स डे जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे सर थॉमस वॉल्कर एल्मेरिस्ट एंड जो करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश? वायुसेना दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 10 नवंबर, 23 जून, 4 जुलाई। गाइस आंसर्स कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है मुझे जरूर बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 8 अक्टूबर। नेक्स्ट इज श्री अपूर्वी चंद्र has been appointed as the Secretary of Ministry of Labour and Employment। तो ये 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं महाराष्ट्र काडर के एंड he has been appointed as the Secretary in the Ministry of Labour and Employment। इस पोस्ट से पहले उन्होंने सर्व किया था एज द स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस एक्विजिशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। साथ साथ उन्होंने पहले सर्व किया था इन द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। He worked for the first smart industrial township under Delhi-Mumbai Industrial Corridor। उन्होंने दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के तहत पहली स्मार्ट औद्योगिक टाउनशिप के लिए काम किया। क्वेश्चन है, अपूर्व चंद्र हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी इन विच मिनिस्ट्री? अपूर्व चंद्र को डैश मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ट्राइबल अफेयर्स एंड रूरल डेवलपमेंट। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज इंडिया रशिया ऑर्गेनाइज्ड अ वेबिनार ऑन यूज ऑफ नेचुरल गैस एज अ मोटर फ्यूल। तो पहला एक ऐसा वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया और रशिया के द्वारा ऑन द यूज ऑफ नेचुरल गैस एज अ मोटर फ्यूल एंड दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ऑफ रशियन फेडरेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफ इंडिया। साथ ही इसके लिए एक MOU साइन किया गया बाय द टू मिनिस्ट्रीज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज फॉर द यूज ऑफ नेचुरल गैस इन द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो दोनों परिवहन में प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिए रूसी संघ के ऊर्जा मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें 2 टेक्निकल सेशंस हुए थे, LNG एज अ ट्रांसपोर्ट फ्यूल एंड CNG एज अ ट्रांसपोर्ट फ्यूल। The webinar will act as a catalyst for the future use of LNG and CNG as a transport fuel। वेबिनार भविष्य में परिवहन ईंधन के रूप में LNG और CNG के उपयोग के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। रशिया की हम बात करें तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया और पॉपुलेशन के अगर संदर्भ में हम देखें तो इसकी 6th रैंक है। करेंसी यहाँ पर रशियन रूबल है, कैपिटल इसकी मॉस्को है और करंट प्रेसिडेंट यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन। क्वेश्चन है, which of the following countries has organized a webinar on the use of natural gas as a motor fuel?
निम्नलिखित में से किस देश ने मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग पर एक वेबिनार आयोजित किया है? इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड स्पेन, इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड जापान। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? जल्दी से कमेंट करके बताइए। The correct answer will be option C, that is India and Russia. Next news is Ministry of Jal Shakti presented Swachh Bharat Awards 2020. तो जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत अवार्ड 2020 डिफरेंट स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक्स और विलेज पंचायत को दिए। The awards were given in two categories, drinking water and cleanliness. And यूनियन गवर्नमेंट ने 3 मिशंस लॉन्च किए थे इन 2 कैटेगरीज के अंतर्गत, दैट इज स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान एंड गंदगी मुक्त भारत। सो अवार्ड्स अंडर दीज 3 मिशंस वर, जो फर्स्ट पोजीशन स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय में स्टेट लेवल पे गुजरात को मिली। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तिरुनेलवेली को जो है क्लीननेस के लिए अवार्ड दिया गया। ब्लॉक लेवल पे ये उज्जैन में जो खचरोड है उसको दिया गया। देन अ विलेज इन तमिलनाडु, चिन्नौर विलेज को फर्स्ट प्राइज दिया गया। सामुदायिक शौचालय अभियान में स्टेट लेवल पे गुजरात एंड उत्तर प्रदेश वर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो प्रयागराज और बरेली जो है वो टॉप लेवल या फिर टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स रहे। इन द गंदगी मुक्त भारत मिशन स्टेट लेवल पे हरियाणा एंड तेलंगाना वर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मोगा है विच इज इन पंजाब, उसने अच्छा परफॉर्म किया। स्वच्छ भारत मिशन की हम बात करें तो दिस वाज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हिच एम्स टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन एंड इंप्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। एंड जब ये 2014 में लॉन्च किया गया था उसके बाद से अब तक काफी हद तक जो ओपन डेफिकेशन है, काफी विलेजेस ने एंड अर्बन एरियाज ने अपने आप को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया है। एंड इसका जो अब सेकेंड फेज है ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस जो इसका फेज है वो स्टार्ट हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के 2 कंपोनेंट्स हैं, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अवार्ड्स आर गिवन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? स्वच्छ भारत पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत दिए जाते हैं? ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनलीनेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी इजी, the correct answer is option C, that is both A and B. Next is Cabinet Committee on Security approved the proposal for ASCON Phase 4 network. ASCON is Army Static Switched Communication Network Phase 4 और इसके लिए Cabinet Committee on Security ने अप्रूवल दे दिया है। This will be implemented by Messlers ITI, that is Indian Telephone Industries Limited, in a span of 36 months from the date of signing of the कॉन्ट्रैक्ट। और इसके लिए ITI ने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। ITI, that is Indian Telephone Industries Limited, is a PSU that manufactures telecom equipment और ये गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ओन कंपनी है। एंड दिस विल अपग्रेड द एग्जिस्टिंग asynchronous ट्रांसफर मोड टेक्नोलॉजी टू इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग टेक्नोलॉजी। तो ये मौजूदा अतुल्यकालिक स्थानांतरण मोड प्रौद्योगिकी को इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग प्रौद्योगिकी में अपग्रेड करेगा। एंड इसमें जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, माइक्रोवेव रेडियो है और सैटेलाइट जो है वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इट विल एनहांस द कम्युनिकेशन नेटवर्क इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इसके थ्रू क्या होगा कि जितने भी इंडिया के बॉर्डरिंग एरियाज हैं, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो, लाइन ऑफ कंट्रोल हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, तो सभी जगह पे कम्युनिकेशन नेटवर्क को ये बढ़ावा देगा। इट विल एक्सटेंड द हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन टू रिमोट ऑपरेशनल एरियाज इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न सेक्टर्स। तो केंद्रीय और पूर्वी क्षेत्रों में, दूरस्थ परिचालन क्षेत्रों में उच्च बैंडविड्थ संचार का विस्तार करेगा। एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, अप्रोक्सीमेटली 80% पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क विल बी इंडिजिनस। तो आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए इस नेटवर्क का लगभग 80% भाग जो है वो स्वदेशी होगा। क्वेश्चन है एस्कॉन फेज 4 विल अपग्रेड ऑन द एग्जिस्टिंग asynchronous ट्रांसफर मोड टेक्नोलॉजी टू डैश। ASCON चरण 4 मौजूदा अतुल्यकालिक स्थानांतरण मोड प्रौद्योगिकी को डैश में अपग्रेड करेगा।
इंटरनेट प्रोटोकॉल, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग टेक्नोलॉजी, इंडियन आर्मीज टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, जॉइंट टैक्टिकल रेडियो सिस्टम एंड नन ऑफ द अबव। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? The correct answer is option A, that is internet protocol, multi protocol level switching technology में इसको अपग्रेड करेगा। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एज वेल एज रिलेटेड क्वेश्चंस वो सभी कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।